हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 5। इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी मैंने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए समय का महत्व रखते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जहाँ तक वन के संरक्षण का सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सबसे मूल्यवान माना जाता है। सवाल है कि जहाँ तक वन के बारे में संरक्षण का सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सबसे मूल्यवान माना जाता है। संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर आरक्षित वन। इसका बाय द वे मैंने इस टॉपिक पे लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो थ्योरी बनाया है उसका, उस वीडियो डाला हुआ है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। क्लास 10th का थ्योरी पार्ट में ये वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर आरक्षित वन। चलिए सही आंसर हो जाएगा आरक्षित वन, ठीक है। आरक्षित वन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सबसे मूल्यवान माना जाता है और आधे से ज़्यादा वन जो है इसी कैटेगरी के वन हमारे भारत में पाए जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा आरक्षित वन किस राज्य में है, तो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। संरक्षित वन, जो आरक्षित वन होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार ही इस पर मतलब क्या करती है, रोक लगाती है। यहाँ जा कर के आप पशुचारण का काम नहीं कर सकते हैं और ना ही आप जलावन वगैरह किसी तरह का लकड़ी वगैरह मतलब कि कर सकते हैं, जो वहाँ पर उस वन का यूज आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। संरक्षित वन में क्या है कि आप इस वन में जा सकते हैं, पशुचारण को इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह भी जलावन के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर कि वन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपका कहता है संरक्षित वन। आरक्षित वन में आपको कुछ भी वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और अवर्गीकृत वन क्या है, तो ये अवर्गीकृत वन तो नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है। आप इसमें जा करके आराम से जाकर लकड़ी काट सकते हैं, जा करके वहाँ पे आप पशुचारण काम वगैरह कर सकते हैं, कोई भी अदरवाइज काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद विकसित पहला बंदरगाह था, ठीक है। यानी कि आज़ादी के बाद उसको विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। मुंबई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो मुंबई तो आपका महाराष्ट्र में है, तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है आपका, और ये कांडला कहाँ आपका, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। तो देखेंगे आप कि स्वतंत्रता के बाद जो विकसित पहला बंदरगाह था वो था कांडला बंदरगाह, ठीक है। कौन सा था, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और भी बात करें थोड़ा सा कांडला के बारे में, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुंबई जो है वो क्या है, हमारा सबसे बड़ा विशाल प्राकृतिक और सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कौन सा, मुंबई बंदरगाह। तूतीकोरिन के बारे में तो मैंने बता दिया कि ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अब क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है आपका दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नया नाम है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और बाकी चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से जुड़ा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। चलिए क्या होगा इसका आंसर, क्या होना चाहिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है आपका, ये जो हाजीरा है ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, कहाँ मिलेगा, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद फिर विजयपुर जो है आपका, विजयपुर ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरा। यहाँ पे आप देखेंगे ये होगा विजयपुर जो होगा आपका, ये मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और ये जगदीशपुर जो है वो आपका, ये होगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि गुजरात का हाजीरा से गैस पाइपलाइन जो निकलती है उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को मध्य प्रदेश के विजयपुर से जोड़ती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
मेनली आपको ये याद रखना है, हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से क्या एक उद्योग के स्थान के लिए भौतिक कारक नहीं है? ठीक है, उद्योग के स्थान के लिए अनेक उद्योग खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन से भौतिक कारक नहीं है? ठीक है, ये फिजिकल बताना है आपको कौन सा कारक यहाँ पे नहीं है। तो चलिए बताइए सर क्या होना चाहिए आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? तो देखेंगे कि परिवहन तंत्र की प्रयोज्यता, ये तो होना चाहिए। परिवहन तंत्र अगर ही नहीं है तो फिर उद्योग लगा के क्या करेंगे? कैसे माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे आप, है ना? कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी जरूरी है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल माल होता है, बहुत से जगह पर उद्योग लगा दिए जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध ही नहीं है, और है भी तो बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, तो ये भी भौतिक कारण ही है, तो ये जरूरी है, तो होना चाहिए। 3rd नंबर देखिए, उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता, तो ये जरूरी नहीं है। उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता थोड़ा बहुत अगर यदि है तो ये जरूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक दलहनी फसल नहीं है? आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से क्या एक दलहनी फसल नहीं है? मटर, मक्का या चना? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो आप देखेंगे मटर यहाँ पे दलहनी है, ठीक है, चना भी दलहनी है, लेकिन यहाँ पे मक्का क्या है? एक दलहनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चिंता का कारण नहीं है? क्या पूछा है? चिंता का कारण नहीं है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चिंता का कारण नहीं है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना, बहु बहु मतलब बहुत सारा, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, उद्देश्य मतलब उद्देश्य। तो जहाँ जो परियोजना, जो प्रोजेक्ट बहुत सारे उद्देश्यों के लिए लाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि भारत में जैसे बांध बनाया जाता है, तो बांध बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हो सकता है कि उसमें हम लोग मछली पालन कर सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हो गया? बहुउद्देशीय परियोजना के लिए। अब कहीं कहीं देखेंगे कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है ना? सिर्फ बाढ़ के लिए, कि बाढ़ को नियंत्रित करना है इसलिए हमने बना दिया, तो वो बहुउद्देशीय नहीं कहा जाएगा, वो अलग प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट कहने का मतलब ये है उससे कई चीज़ें हम लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चिंता का कारण नहीं है? चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं, जिससे खराब तलछट प्रवाह होता है, तो ये तो चिंता का कारण है ना? प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं जिससे खराब तलछट प्रवाह होते हैं, तो ये तो सही है, ये तो चिंता का कारण है। ठीक है, दूसरा में है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं उन क्षेत्रों में पानी लाती है जो पानी की कमी से पीड़ित है, तो ये तो अच्छी बात है ना, कि अगर पानी वहाँ ला रहा है जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ लाया जा रहा है पानी इस परियोजना के अंतर्गत, तो ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये चिंता कारण नहीं है। तो ठीक है, तो ये तो लग रहा है ये सही है, पहला ये बी नंबर सही लग रहा है। ठीक है, ये कोई कारण नहीं है चिंता का। 3rd नंबर में क्या दिया हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर विस्थापन और जीविका के नुकसान होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाई जाती हैं तो बहुत से लोग को विस्थापन हो जाना पड़ता है, जीविका का नुकसान हो जाता है ना? क्योंकि जो परियोजना होता है बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है। अभी देख रहे हैं नदी जो अभी आपका नर्मदा जो घाटी परियोजना है, वहाँ से देख ही रहे थे कितना ज़मीनों को खाली करना पड़ा, 5000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो खाली करना पड़ा, है ना? उसके आसपास के लोगों को वहाँ से उड़ कर जाना पड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से मेधा पाटेकर वहाँ पर लगातार वहाँ पर संघर्षरत की हुई है ना, इसे रोकने के लिए। तो यहाँ पे सी क्या है कि यहाँ पे ये प्रभावित करने वाला चिंता कारण नहीं ये है। ठीक है, तो ऑप्शन और यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो जाएगा कि ये चिंता कारण नहीं है, बाकी ए और बी चिंता का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन और बी यहाँ पे सही है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक नहीं है? ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक नहीं है? तो अब देखेंगे कि यहाँ पे भारतीय जंगली गधा ये लुप्तप्राय है। ठीक है, लुप्तप्राय क्या हो, किसको कहते हैं? लुप्तप्राय वे प्रजातियाँ होती हैं जो विलुप्त होने के खतरे में हैं, कि अब वो विलुप्त हो जाएंगी। लुप्त हुआ नहीं है, बिल्कुल लगता है कि अब ये अगर विषम परिस्थितियों को नहीं रोका गया, जो कंडीशन है कि जिस वजह से वो विलुप्त हो रही हैं, अगर उस कंडीशन को, विषम परिस्थितियों को नहीं रोका गया तो वो चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। विलुप्त मतलब कि विलुप्त हो जाएंगी, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लुप्त प्राय मतलब क्या होता है कि अभी भी बचा हुआ है, अगर सरकार चाहती है, लोग चाहेंगे तो उसको बचा सकते हैं, तो ऐसा कंडीशन है ये। ठीक है, लुप्त प्राय वाला। तो भारतीय जंगली गधा क्या है? ऐसा नहीं है।
ठीक है। गुलाबी सिर वाली बतख जो है ये लुप्त प्राय प्रजातियों में आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल खतरे में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नीलगिरी तहर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दिख रहा है लुप्त प्राय प्रजातियों में से नहीं है। ठीक है, तो गुलाबी सिर वाला नहीं होगा। बाकी ये जो है लुप्त प्राय में भारतीय जंगली गधा भी है और नीलगिरी तहर भी होगा। ठीक है ना, तो गुलाबी सिर वाली यह बतख जो है सो वो लुप्त प्राय में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये गुलाबी सिर वाली बतख जो है वो लुप्त प्राय में आती है, यानी कि ये लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका। तो यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से अधिक भी हो सकता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बिहार में क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस वजह से? क्योंकि गंगा के जो मैदान है जिसकी वजह से बाकी जो नदियाँ आ रही हैं वहाँ से मिट्टियाँ बहा के ला रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र में और यहाँ पर कर्नाटक में देखेंगे तो काली मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है, बाकी बात करें झारखंड में, बिहार का जो सटा हुआ राज्य है झारखंड में देखेंगे तो वहाँ पे लाल मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में जानते हैं कि ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं, एक खादर और एक बांगर। खादर नई मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, और जो बांगर होती है उसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, किसके तुलना में? जो नवीन मिट्टी होती है, यानी कि खादर मिट्टी की तुलना में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा का मात्रा अधिक पाया जाता है, तो पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना जो होता है ये पर्याप्त मात्रा में इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और बात करें हम इस जलोढ़ मिट्टी में तो आप देखेंगे गन्ना है ना, गन्ना हो गया आपका, धान हो गया, गेहूँ हो गया। ठीक है, और भी बाकी जो होता है दलहनी फसल भी कर सकते हैं, दलहनी। तो इन सब चीज़ों का फसल यहाँ पे उगाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, और ये मैंने तो बता दिया कि काली मिट्टी में मिलेगा, काली मिट्टी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलता है। साथ साथ में आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा बहुत काली मिट्टी देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा। आपको बताना है कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने जियोग्राफी शब्द को गढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन है हेरोडोटस, गैलीलियो, अरस्तु। ऊपर से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई से नहीं है जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का गढ़ा था। ठीक है, वो व्यक्ति का नाम था इरेथोस्थनीज। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले इरेथोस्थनीज द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, बात करें थोड़ा सा यहाँ पे अरस्तु के बारे में, तो अरस्तु एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? राजनीति में देखेंगे, मनोविज्ञान में देखेंगे, नैतिकता के बारे में देखेंगे, इनके क्षेत्र में इनका रचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और गैलीलियो हम तो जानते हैं कि एक इटालियन के थे, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इटली के थे। ठीक है ना, इटली के थे, यानी कि इटालियन वैज्ञानिक थे, और ये हम जानते हैं दूरबीन का भी ये खोज किए थे। ठीक है, और हेरोडोटस के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो हम जानते हैं कि हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पप्पा जी हैं, है ना, इतिहास के पप्पा जी हैं ये हेरोडोटस के, सॉरी मतलब कि इतिहास के पापा हैं। हाँ ठीक है, इतिहास के ये मतलब पिताजी कह सकते हैं, हेरोडोटस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विशेषता को भौतिक विशेषता कहा जा सकता है। ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता को भौतिक विशेषता कहा जा सकता है, बंदरगाह, वाटर पार्क या मैदान। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदान। ठीक है, देखिए भौतिक विशेषता ऐसी चीज़ है जो मनुष्य चारों ओर देख सकता है, और वे हमें यहाँ होंगे भले ही आसपास कोई इंसान ना हो, है ना। इसका ये क्या है, डिफिनेशन है कि भौतिक विशेषता ऐसी चीज़ हैं जो मनुष्य चारों ओर देख सकते हैं, और वे यहाँ होंगे भले ही आसपास कोई इंसान ना हो। ठीक है, इसमें कौन कौन चीज़ आ जाएंगे, जैसे कि मैदान, समुद्र, पहाड़, नदी जैसे प्राकृतिक विशेषताएँ शामिल हैं।
ठीक है। जबकि बात करें बंदरगाह, सड़क, वाटर पार्क, इंसान द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। अगर भारत में बात करें कि प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय रेगिस्तान है, तटीय मैदान है, द्वीप है। ठीक है, तो इस सबका नाम याद रख सकते हैं। ये सभी भौतिक विशेषता में आएंगे। कौन कौन? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान, द्वीप। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आयरन ऑक्साइड सामग्री से सबसे अधिक समृद्ध है? बृहस्पति, शुक्र या मंगल? तो आसान सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। क्योंकि ये लाल दिखता है, लाल किस वजह से दिखता है? क्योंकि यहाँ पे फेरस की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो ये तो आसान सा सवाल था। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि ये जो हमारा है मंगल ग्रह सूर्य से ये चौथा ग्रह है ना। हिमालय तो यहाँ पे सूर्य है ये, तो इसके पहले यहाँ पे बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह, फिर बुध के बाद फिर ये शुक्र ग्रह, और फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा मंगल। ठीक है, तो ये चौथे क्रम में, चौथे स्थान पर है सूर्य से दूरी के क्रम में। ठीक है, और इसको तुम लाल ग्रह कहते ही हैं। क्यों कहते हैं लाल ग्रह? क्योंकि ये यहाँ पे फेरस की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बाकी शुक्र ग्रह को हम लोग इसका सुंदरता और प्रेम की रोमन देवी की विनस के नाम पर रखा गया है। इसका नाम सुंदरता और प्रेम की जो रोमन देवी थी विनस के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम जो है वो सुंदरता और प्रेम की जो रोमन देवी थी विनस के नाम पर रखा गया है, शुक्र ग्रह। ठीक है, और बृहस्पति हमारा जानते हैं ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य से 5वां ग्रह है, क्योंकि मंगल के बाद फिर हो जाएगा बुध के बाद यहाँ पे बृहस्पति देखेंगे। ठीक है, ये 5वां क्रम से ग्रह है ये। ठीक है, और इसमें कुछ बताने वाली वैसे बात तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो ट्रिक याद कीजिए। ट्रिक मैंने क्या बताया था? ट्रिक था 8 7 8 7 ऐसे लिखना था, और 7 के बगल में लिखना था 25, और यहाँ पे लिखना था 8 का आधा 4, और यहाँ पर 7 से कम कीजिए 6, और 8 से 1 कम कीजिए 7, और यहाँ से टेबल लिख दीजिए 3 6 और 9, इसको आधा कर दीजिए। ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, मतलब कि अक्षांशीय रेखा हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। ये अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरीय विस्तार। तो हमें पूछा गया है उत्तरी अक्षांश के बारे में। ठीक है, तो सबसे उत्तर में होगा, कौन सा होगा? देखिए 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये सबसे उत्तर वाला जो होगा वो कौन सा होगा? 37 डिग्री 6 मिनट होगा। और सबसे अगर नीचे वाला पूछता, ठीक है, तो कौन सा हो जाता? 8 डिग्री 4 मिनट। तो ऐसा ऑप्शन कोई भी दिख नहीं रहा, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला हमारा देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा पृथ्वी की आयु का प्रतिनिधित्व करता है? वो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा पृथ्वी की आयु की प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पृथ्वी का आयु बताना है, एज कितना है। ठीक है, 4.6 मिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, या फिर 13.7 बिलियन वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.6 बिलियन वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है? बताना है कि कौन सा आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 तरह ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। ठीक है, तो देखिए सूर्य हमारा मान लेते ये वाला है, तो सूर्य के क्रम से सूर्य का जो 4 ग्रह है वो आप हमारा कहलाएगा आंतरिक ग्रह, और सूर्य के बाद का जो ग्रह है, मतलब सॉरी जो बाद का जो 4 ग्रह है वो हमारा हो जाएगा बाह्य ग्रह। तो हमें आंतरिक ग्रह पूछ रहा है यहाँ से, ये वाला। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला कौन सा है हमारा, यहाँ पे बुध है, यहाँ से फिर बुध के बाद शुक्र, बुध बृहस्पति शुक्र हो जाएगा, और यहाँ पे पृथ्वी, और यहाँ पे शुक्र है मंगल से। तो देखिए कहाँ पे है, तो देखिए सूर्य तो नहीं लेंगे, सॉरी सूर्य नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा, गैसीय, तीसरा में दिया हुआ है गैसीय अवस्था में ग्रह। तो गैसीय अवस्था में ग्रह जो होता है तो ये तो बाह्य ग्रह होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बीच ग्रह, ठीक है सॉरी, तो बीच ग्रह दिया हुआ है ना। तो देखिए सूर्य हमारा यहाँ पे है, और सूर्य यहाँ पे है, बाकी इसके बीच का ये 4 ग्रह, यहाँ पे देखेंगे कि क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इधर तो आप देखेंगे किसी का बीच ग्रह है, तो कह सकते हैं कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पेटी के बीच ग्रह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए समझ में आया। कह रहा है सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच की ग्रह, तो यहाँ देखिए ना सूर्य ग्रह है, इसके बीच का जो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य तो एक तारा है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर जीवन वर्तमान में लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था? 13.7 बिलियन वर्ष पहले,
या फिर 4.6 बिलियन वर्ष पहले या फिर 3.8 बिलियन वर्ष पहले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत है? पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है, यानी कि हम पृथ्वी के जो अंदर का जो भाग है, अंदर में क्या है, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट जो मेरे पास सोर्सेस है वो क्या है, कैसे हम प्राप्त करते हैं कि उसके अंदर में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट स्रोत क्या है मेरे पास, सोर्स क्या है वो मुझे बताना है आपको। तो भूकंप की लहरें हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, या ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी। हम ज्वालामुखी से पता कर पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे से जानकारी प्राप्त इसलिए प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि जब विस्फोट होता है तो अंदर से लावा मैग्मा जो भी कुछ निकलता है उसका हम विश्लेषण करते हैं, है ना, तो हम बता पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है? स्थल मंडल के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ऊपरी और निचली मेंटल, या भूपर्पटीय और क्रोड, या भूपर्पटीय और ऊपरी मेंटल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही दिख रहा है, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। ठीक है, ये दोनों के बारे में बताता है, स्थल मंडल का वर्णन करता है। ठीक है, क्योंकि ऊपरी और निचली मेंटल तो होगा नहीं, भूपर्पटी क्रोड तो होगा नहीं क्योंकि वो आंतरिक वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, बीच का भाग है। ठीक है, तो वो भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों में से कौन अधिक विनाशकारी है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंगों में से कौन अधिक विनाशकारी है, पी तरंगे, सतही तरंगे, या फिर एल तरंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एल तरंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। जो एल तरंगे होती हैं वो अधिक विनाशकारी होती है बाकी की तुलना में। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे है? पृथ्वी के परिक्रमण से है, पृथ्वी के घूर्णन से है, गुरुत्वाकर्षण से है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा? चलिए कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, ध्रुवीय पलायन बल का जो संबंध है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? लोहा निकल, सिलिका और एल्युमिनियम, आयरन और चांदी। तो चलिए बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखेंगे जो ग्रेनाइट है ना, जो इसका दो मुख्य घटक है वो सिलिका और एल्युमिनियम है ग्रेनाइट का। ठीक है, क्या है? ग्रेनाइट के जो दो मुख्य घटक हैं वो सिलिका और एल्युमिनियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक होते हैं। ठीक है ना, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ जो मैंने ढूंढ करके लाया आपके लिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या सच में आपको 20,000 पर 30 या 40 चाहिए, या फिर आप इतने ही से संतुष्ट हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इतना मेरे लिए तो कर ही सकते हैं। क्योंकि आपसे इसके अलावा तो कुछ मैं मांग तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ अब क्या मांग रहे हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। और अगर यदि आपकी इच्छा है तो शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।